हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की इस कक्षा में। तो राजस्व विभाग को हम लोग पढ़ रहे हैं और राजस्व विभाग एक विस्तृत टॉपिक है, इसलिए हम इसको अलग अलग भागों में छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो 5 भाग हम लोगों ने पढ़ लिए थे और आज पढ़ेंगे राजस्व विभाग का भाग 6। कल वाली क्लास में कुछ टॉपिक ऐसे थे, समय को रहते हुए हम लोगों ने उनको नहीं पढ़ पाया था, तो आज उनको पढ़ लेंगे। तो जो भी टॉपिक बचे हुए थे और उसके अलावा कुछ नए टॉपिक जो भी बढ़ेंगे इस क्लास में पढ़ लेंगे। अगर हम आज देखें कौन कौन से टॉपिक हमें महत्वपूर्ण पढ़ने हैं, तो जैसे पहला टॉपिक हो जाएगा दाखिल खारिज। ठीक है भाई, दाखिल खारिज को पढ़ेंगे। दाखिल खारिज के अलावा कृषि वर्ष को पढ़ लेंगे। कृषि वर्ष के अलावा और अगर हम देखेंगे टॉपिक तो जिला राजस्व प्रशासन को पढ़ेंगे। जिला राजस्व प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें राजस्व न्यायालय और राजस्व प्रशासन से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों को इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है जिला राजस्व प्रशासन। इसके अलावा खेत जमीन और अगर समय बचता है तो हम लोग देख लेंगे गजेटियर्स विभाग, इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, समझते हैं ये क्या है, किस लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएंगे दाखिल खारिज, कृषि वर्ष, जिला राजस्व प्रशासन, खेत जमीन और गजेटियर्स विभाग। ठीक है भाई, ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रशासन से संबंधित, न्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं और जो भी कार्य होते हैं उनका जो क्रम होता है अधिकारियों का, वो सब इसमें पढ़ लेना है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले पढ़ते हैं दाखिल खारिज। ये दाखिल खारिज क्या होता है? ठीक है, दाखिल खारिज क्या होता है इसको पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा दाखिल खारिज। समझिए इसको, देखिए भाई दाखिल खारिज होता क्या है। तो हम इसको कह सकते हैं कि एक ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वार्षिक रजिस्टर होता है और इसमें क्या होता है, इसमें खतौनी में परिवर्तन किए जाने वाले नामों का विवरण होता है। खतौनी में परिवर्तन क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मालिकाना हक होता है, मालिकाने हक को परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जमीन को खरीदता है तो मालिकाना हक जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि खतौनी में परिवर्तन होता है। तो जो खतौनी में परिवर्तन होता है वही परिवर्तन दाखिल खारिज के माध्यम से किया जाता है। ठीक है भाई, दाखिल खारिज जो है एक महत्वपूर्ण वार्षिक रजिस्टर होता है। लिख लेंगे, यह एक महत्वपूर्ण वार्षिक रजिस्टर होता है। वार्षिक रजिस्टर होता है। ठीक है, वार्षिक रजिस्टर होता है। इसी के साथ में हम लोग समझ लेंगे कि इसमें खतौनी में परिवर्तन किए जाने वाले नामों का विवरण होता है। इसमें खतौनी में परिवर्तन किए जाने वाले नामों का विवरण होता है। ठीक है, खतौनी में जो नाम परिवर्तित किए जाते हैं उन नामों का जो विवरण होता है वो किस में हो जाएगा, तो दाखिल खारिज में हो जाता है। समझ गए हैं? इसके माध्यम से भूमि के मालिकाना हक में होने वाले परिवर्तन या कब्जा या अधिकार संबंधी जो भी चीजें होती हैं वो सब आ जाती हैं। ठीक है भाई, तो एक पॉइंट और हम इसमें समझेंगे कि इसके माध्यम से जो मालिकाना हक होता है, ठीक है, मालिकाना हक होता है उसमें जो परिवर्तन होते हैं
समझिए, इसके माध्यम से मालिकाना हक के नामों में परिवर्तन होता है। ठीक है, मालिकाना हक के नामों में जो परिवर्तन होता है वो किसके माध्यम से किया जाएगा? तो दाखिल खारिज के माध्यम से किया जाएगा। पुराने नामों को हटाकर नए नाम इसमें लिखे जाते हैं जो खतौनी में भी दर्ज हो जाते हैं। समझ गए? कोई व्यक्ति किसी जमीन को खरीदेगा तो उस व्यक्ति का मालिकाना हक उससे हट जाएगा। जिस व्यक्ति की वह जमीन थी, जिस व्यक्ति ने जमीन को खरीदा है, उसका नाम उसमें जुड़ जाएगा। यानी कि पुराने नामों को हटाकर नए नाम लिखे जाते हैं। पुराने नाम हटाकर नए नाम लिखे जाते हैं जो खतौनी में भी परिवर्तित होते हैं। समझ गए भाई? कि पुराने नाम हटाकर, यानी कि जिसकी जमीन है पहले थी उसका नाम हट जाता है, नए व्यक्ति का नाम उसमें जुड़ जाता है, और यह परिवर्तन दाखिल खारिज के साथ साथ में खतौनी में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी कि उसके बाद में अगर इंटरनेट के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उस जमीन का विवरण निकाला जाएगा तो जो नया नाम होगा वही आएगा खतौनी में, जब दाखिल खारिज पूरी हो जाएगी उसके बाद में। ठीक है भाई? तो ये सारी चीजें दाखिल खारिज से संबंधित हो जाती हैं। अब दाखिल खारिज के बाद में जो हमारा अगला टॉपिक था उसको पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? तो दाखिल खारिज के बाद में हमने क्या लिखा था? कृषि वर्ष। कृषि वर्ष को पढ़ेंगे अब कि कृषि वर्ष क्या होता है। कृषि वर्ष एक हेडिंग डाल लीजिए, कृषि वर्ष। कृषि वर्ष समझिए इसको। देखिए भाई, कृषि वर्ष समझिए इसको। देखिए इसमें क्या होता है कि इसे फसली वर्ष भी कहा जाता है। सबसे पहली बात, जो कृषि वर्ष है, कृषि वर्ष को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम और क्या कहते हैं? फसली वर्ष। क्योंकि फसल से संबंधित है इसलिए इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो हो जाएगा फसली वर्ष। इसे खसरा खतौनी के लिए अभिलेखीय वर्ष भी कहते हैं। देखिए भाई, एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे खसरा खतौनी के लिए अभिलेखीय वर्ष भी कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? तो खसरा खतौनी के लिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम कौन सा हो जाएगा? तो अभिलेखीय वर्ष हो जाएगा। इसके अलावा इसको फसली वर्ष भी कहा जाता है। वार्षिक भू राजस्व विवरण इसी अवधि के होते हैं। ठीक है ना? वार्षिक भू राजस्व विवरण जो होते हैं वो इसी वर्ष के होते हैं, यानी कि इसी से संबंधित होते हैं। और 1 जुलाई से लेकर 30 जून की अवधि कृषि वर्ष कहलाता है। देखिए, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक कृषि वर्ष कहलाता
है। ठीक है भाई, तो इसका समय क्या हो जाएगा, समय याद रखना है कि 1 जुलाई से प्रारंभ हो जाता है और 30 जून तक का जो समय होता है, 1 जुलाई से 30 जून तक का जो समय होता है, उस समय को क्या कहा जाता है, तो कृषि वर्ष कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई है कृषि वर्ष से संबंधित। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अगला क्रम देखते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन। जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ये हो जाएगा हमारा। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें हम हर एक अधिकारी को भी पढ़ेंगे, अधिकारी का जो पद होता है और कौन कौन से कार्य उनके अधीन आते हैं, किसके अंतर्गत ये अधिकारी होते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जानी हैं। तो जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन जो होता है, इसका सर्वोच्च अधिकारी जो होता है वो कलेक्टर होता है, यानी कि जो जिले के जिला अधिकारी होते हैं उनको ही सबसे बड़ा अधिकारी यहां पर माना जाता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा या फिर राज्य सेवा के अधिकारी होते हैं। ठीक है ना, यानी कि पीसीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी, इन अधिकारियों को ही जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन का मुखिया बनाया जाता है। या जैसे जो पीसीएस अधिकारी होते हैं, जब इनका प्रमोशन हो जाता है तो ये आईएएस बन जाते हैं, या कोई भी अधिकारी जो सीधा आईएएस बन के आता है तो उसको भी यहां पर जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन का भार संभालना होता है। ठीक है भाई, देखिए इसका सर्वोच्च अधिकारी जिला अधिकारी, या हम कह सकते हैं यहां पर जिला कलेक्टर। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, डीएम साहब जो होते हैं। ठीक है ना, जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, जिला कलेक्टर होता है, इसका सर्वोच्च अधिकारी जो है जिला कलेक्टर होता है। इसी में लिख लेंगे, या अगला पॉइंट लिख लेते हैं, यह अधिकारी कौन सी परीक्षा देकर आते हैं, ये तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है, भारतीय प्रशासनिक परीक्षा को पास करके ये व्यक्ति आते हैं। या फिर राज्य सेवा में जब इन लोगों को प्रमोशन मिल जाता है, यानी कि पीसीएस अधिकारी के बाद में जब ये आईएएस बनते हैं तो वही अधिकारी यहां पर आ जाते हैं। यह अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस। ठीक है, यह अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा से आते हैं। ठीक है, इनके अलावा यह भी याद रखना कि पीसीएस के माध्यम से जो व्यक्ति आईएएस बनते हैं तो वो भी अधिकारी यहां पर आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि वो भी यहां पर आ जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि इनका जो स्तर होता है, जो भी अधिकारी होते हैं जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन के जो भी अधिकारी होते हैं उनका क्या स्तर होता है और उनका जो क्रम होता है, और उस क्रम के आधार पर कौन कौन से इनको विभाग दिए जाते हैं, तो उन चीजों को समझ लेना है यहां पर। देखिए भाई, इसको हटा देते हैं, इसके बाद हम लोग इसके स्तर को समझेंगे, प्रशासन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उन अधिकारियों के कार्यों को, उनके दायित्वों को समझेंगे। तो एक हेडिंग डाल लेंगे, जिला राजस्व प्रशासन संरचना। जिला राजस्व प्रशासन संरचना। जिला राजस्व प्रशासन
संरचना। देखिए अब संरचना में हम दो चीजें समझेंगे, पहली चीज इसका स्तर और दूसरी अधिकारी, ठीक है ना, किस स्तर पर कौन से अधिकारी होते हैं। तो एक तरफ हम लोग लिख लेंगे स्तर और दूसरी ओर लिख लेंगे अधिकारी, ठीक है, स्तर और अधिकारी। तो सबसे पहले हम अगर स्तर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो स्तर होता है वो होता है जिला। जिला स्तर का जो कार्य देखने वाला अधिकारी होता है, आप सभी लोग जानते हैं, वो कौन हो जाएगा, तो जिला अधिकारी हो जाता है। जिला अधिकारी यहां पर आ जाएंगे जो जिला स्तर के कार्य को देखते हैं, ठीक है भाई, जिला अधिकारी आ जाएंगे। अब जिले के बाद में जो दूसरा स्तर आता है उसको कहते हैं हम अनुभाग, और अनुभाग के साथ में ही जुड़ा होता है उप संभाग। देखिए इसके बाद आ जाता है अनुभाग, और अनुभाग के साथ में ही जुड़ा होता है उपसंभाग। अब उपसंभाग और अनुभाग, इनका जो अधिकारी होता है वो होता है अनुभागीय, ठीक है, क्या कहते हैं, अनुविभागीय कहते हैं उसको, अनुविभागीय और उपसंभाग अधिकारी। अनुविभागीय और उपसंभाग अधिकारी, ठीक है भाई। ये चीज आप जानते ही होंगे कि जो जिला अधिकारी होते हैं ये कौन होते हैं, तो ये डीएम साहब होते हैं, और जो उप विभागीय अधिकारी होते हैं ये कौन होते हैं, ये एसडीओ होते हैं, एसडीओ को यह पद दिया जाता है। और उप संभाग अधिकारी जो होते हैं इस क्षेत्र में वो होते हैं एसडीएम, ठीक है भाई, कौन होते हैं, एसडीएम होते हैं। अब अगला स्तर समझेंगे, इसके बाद में जो स्तर आता है वो आता है तहसील या तालुका। तहसील या फिर तालुका। अब यहां का जो अधिकारी होता है वो तहसीलदार होता है, और या हम उसी के साथ में जो अधिकारी कार्य करता है वो नायब तहसीलदार होता है, ठीक है ना। कौन आ जाएंगे, तहसीलदार और नायब तहसीलदार, ठीक है ना भाई, तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो हैं यहां पर आ जाते हैं। इसके बाद में जो स्तर आता है, इसके बाद का जो क्रम आता है वो आ जाएगा राज या राजस्व व्रत का, ठीक है, राजस्व व्रत एक स्तर आ जाता है, राजस्व व्रत, ठीक है ना, राजस्व व्रत का एक स्तर आ जाता है। और यहां का जो अधिकारी हो जाता है वो होता है राजस्व निरीक्षक। दूसरी भाषा में इनको क्या कहते हैं, कानून गो कहते हैं, राजस्व निरीक्षक। और राजस्व निरीक्षक को ही क्या कहा जाता है, कानून गो कहा जाता है, ठीक है। जो राजस्व से संबंधित कार्य होते हैं वो राजस्व निरीक्षक के द्वारा किए जाते हैं। इनका जो स्तर आ जाता है वो राजस्व व्रत का स्तर आ जाता है, और यहाँ का जो अधिकारी होता है वो कानून गो होता है। इसके बाद में जो आता है वो आता है हल्का, और हल्का का जो प्रमुख होता है वो हो जाता है लेखपाल, ठीक है। इसके बाद में क्या आ जाता है, हल्का। आपको बताया भी था कि प्रत्येक हल्के में लेखपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। यहां पर कौन आ जाएगा, लेखपाल आ जाता है। समझ गए हैं, तो एक बार देख लीजिए सभी लोग ध्यान से। सबसे बड़ा जो स्तर होता है वो जिला का होता है, और जिला का जो प्रमुख होता है वो जिला अधिकारी होता है, ठीक है, जिला अधिकारी होता है। दूसरा जो होता है वो अनुभाग होता है या उप संभाग होता है। यहाँ का जो अधिकारी होता है वो अनुविभागीय होता है और उप संभाग अधिकारी होता है, यानी कि एसडीओ और एसडीएम साहब यहाँ पर होते हैं। इसके बाद में तहसील या फिर तालुका,
ठीक है, तहसील और तालुका। तो तहसील का जो अधिकारी सबसे बड़ा हो जाएगा वो तहसीलदार हो जाएगा, और उनके साथ में कार्य करने वाला नायब तहसीलदार हो जाता है। उसके बाद राजस्व वृत्त स्तर आता है। यहाँ का जो अधिकारी होता है वो राजस्व निरीक्षक होता है, जिसको कानून को कहा जाता है। और इसके बाद में आ जाता है हल्का, और हल्का का जो अधिकारी होता है वो हो जाता है लेखपाल। ठीक है भाई, तो लेखपाल का जो पद है वो इस क्रम में आता है। अब हम लोग समझते हैं राजस्व प्राधिकारी एवं उनके अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उन अधिकार क्षेत्रों को समझ लेंगे, और उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उनको भी हम पढ़ लेंगे, और उन अधिकारियों का जो क्रम है, उनके स्तर का जो क्रम है वो भी साथ में हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब एक हेडिंग डाल लीजिए दूसरी, इसको हटा दिया है, एक नई हेडिंग डाल लीजिए। देखिए अगली जो हमारी हेडिंग बनती है वो बन जाएगी राजस्व प्राधिकारी एवं उनके अधिकार क्षेत्र। राजस्व प्राधिकारी एवं उनके अधिकार क्षेत्र। ठीक है भाई, राजस्व प्राधिकारी एवं उनके अधिकार क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का जो भी राजस्व विभाग है, मालगुजारी संबंधी जो भी विवरण है, ठीक है, या उससे संबंधित जो भी निगरानी करना होता है, या इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है, न्याय आदि का जो भी कार्य होता है, ठीक है, तो यहां पर इन सारी चीजों को दो भागों में बांट लिया जाता है, और दो भागों में बांट के इन सारी चीजों का निपटारा किया जाता है, जो राजस्व न्यायालय से संबंधित हो जाता है और राजस्व अधिकारी से संबंधित हो जाता है। तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेना है, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश भू राजस्व, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश भू राजस्व, भू राजस्व के अलावा हम लिख लेंगे यहां पर, या फिर मालगुजारी। ठीक है, भू राजस्व मालगुजारी संबंधी विवरण की निगरानी, मालगुजारी संबंधी विवरण की निगरानी, मालगुजारी संबंधी विवरण की निगरानी। इसके अलावा हम इससे निगरानी के अलावा और अगर हम देखेंगे तो विवाद हो गए, निपटारा हो गया, न्याय, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, विवाद, निपटारा, न्याय, इसी से संबंधित और भी जितने भी काम आते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। न्याय आदि कार्य होते हैं। ठीक है, आदि कार्य होते हैं, आदि कार्य होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व मालगुजारी संबंधी विवरण है, तो उनकी निगरानी करना, कोई भी विवाद है उसका निपटारा करना, न्याय करना, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं वो राजस्व प्राधिकारी एवं उससे जो अधिकार क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत आ जाएंगे। इनको दो भागों में हम बांट लेते हैं। तो देखिए भाई, इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक हो जाता है राजस्व न्यायालय और दूसरा हो जाता है राजस्व अधिकारी। इन्हें दो भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला कौन सा है? राजस्व न्यायालय, और नंबर दो हो जाएगा राजस्व अधिकारी।
ठीक है, राजस्व न्यायालय और राजस्व अधिकारी। तो इस प्रकार से दो भागों में बांटकर इन सारे कार्यों को किया जाता है। ठीक है, दो भागों में बांटकर इन सभी कार्यों को किया जाता है। तो अब हम एक एक करके इनको पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, राजस्व न्यायालय पढ़ना है और उसके बाद में पढ़ लेंगे राजस्व अधिकारी। यहीं पर हम इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनका जो क्रम है, कौन कौन से अधिकारी यहां पर आते हैं, तो उनको पढ़ लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए सभी लोग। देखिए भाई, एक हेडिंग डाल लीजिए, राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय, ठीक है। राजस्व न्यायालय के प्राधिकारियों का वर्णन भू राजस्व अधिनियम की धारा 4(8) यानी कि 4 का एक सेक्शन है 8वां, उसमें वर्णन किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, राजस्व न्यायालय के प्राधिकारी का वर्णन राजस्व न्यायालय के प्राधिकारी का वर्णन। ठीक है, राजस्व न्यायालय के प्राधिकारी का वर्णन, तो जो अधिनियम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, भू राजस्व अधिनियम की धारा भू राजस्व अधिनियम भू राजस्व अधिनियम की धारा 4 और इसका सेक्शन कौन सा हो जाएगा, 8। भू राजस्व अधिनियम धारा 4(8) में वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है भाई, तो प्राधिकारी का जो वर्णन किया जाता है वो भू राजस्व अधिनियम की धारा 4(8) में इसका जो वर्णन है वो किया गया है। अब इसके आगे हम लोग समझ लेते हैं, इससे संबंधित जो अधिकारी आते हैं उनकी जो संरचना बनेगी उसको पढ़ते हैं। ठीक है, जो संरचना बनेगी उसको पढ़ते हैं। एक हेडिंग लगा लीजिए इसी से संबंधित, भू राजस्व न्यायालय की संरचना। भू राजस्व न्यायालय की संरचना। ठीक है, भू राजस्व न्यायालय की संरचना। तो किन किन प्रमुख अधिकारियों से मिलकर यह भू राजस्व न्यायालय बना हुआ है, तो सबसे पहला सबसे प्रमुख अधिकारी जो हो जाता है उस अधिकारी को कहा जाता है राजस्व परिषद का सदस्य। पहला अधिकारी हो जाएगा राजस्व परिषद का सदस्य। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा, राजस्व परिषद का सदस्य। दूसरा जो हो जाता है उसको कहते हैं हम कमिश्नर, जो मंडल का प्रमुख होता है। दूसरा हो जाएगा कमिश्नर, और ये कहां का प्रमुख होता है, तो मंडल प्रमुख होते हैं। ये कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। प्रत्येक मंडल का एक जो प्रमुख बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है, तो कमिश्नर को बनाया जाता है। तीसरा जो प्रमुख अधिकारी हो जाता है उसको कहते हैं अतिरिक्त कमिश्नर। तीसरा जो अधिकारी हो जाएगा अतिरिक्त कमिश्नर हो जाएंगे। ठीक है ना, अतिरिक्त कमिश्नर हो जाएंगे। इसके साथ में या इसके बाद में जो व्यक्ति जुड़े होते हैं वो आ जाएंगे। फिर जिला स्तर के आ जाते हैं, और जिला स्तर का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, जिला अधिकारी हो जाता है।
ठीक है, जो डीएम होते हैं जिला स्तर के, तो ये सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अतिरिक्त जिला अधिकारी। अगले जो अधिकारी हो जाएंगे वो हो जाएंगे अतिरिक्त जिला अधिकारी। ठीक है, अतिरिक्त जिला अधिकारी। अतिरिक्त जिला अधिकारी के बाद में जो व्यक्ति आ जाते हैं, जो अधिकारी आ जाते हैं, उनको कहेंगे हम सहायक जिला अधिकारी। सहायक जिलाधिकारी। ठीक है, अगले कौन से हो जाएंगे, सहायक जिलाधिकारी। सहायक जिलाधिकारी के बाद में जो अधिकारी आ जाते हैं उनको कहते हैं हम बंदोबस्त अधिकारी। ठीक है, बंदोबस्त अधिकारी। बंदोबस्त अधिकारी। बंदोबस्त अधिकारी के बाद में जो आते हैं उनको कहते हैं सहायक बंदोबस्त अधिकारी। देखिए भाई, अगला जो क्रम है वो हो जाएगा सहायक बंदोबस्त अधिकारी। सहायक बंदोबस्त अधिकारी के बाद में जो अगला क्रम आ जाता है उसको कहा जाता है अभिलेख अधिकारी। अभिलेख अधिकारी। अभिलेख अधिकारी के बाद में अगला यानी कि 10वां जो क्रम है वो लिख लेंगे हम लोग सहायक अभिलेख अधिकारी। सहायक अभिलेख अधिकारी। सहायक अभिलेख अधिकारी के बाद में जो अगला क्रम आ जाता है वो आ जाएगा तहसीलदार का। तहसीलदार। ठीक है भाई, देखिए तो यह क्रम हो जाएगा इनका। भू राजस्व न्यायालय की जो संरचना है, भू राजस्व न्यायालय की जो संरचना है उसमें जो अधिकारियों का क्रम है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। राजस्व परिषद का सदस्य, उसके बाद कमिश्नर, जो मंडल प्रमुख होते हैं, 18 मंडल हैं, प्रत्येक मंडल में एक कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद अतिरिक्त कमिश्नर, जिला का जो प्रमुख हो जाएगा वो जिला अधिकारी हो जाएगा। अतिरिक्त जिला अधिकारी, सहायक जिला अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी और तहसीलदार। तो यह क्रम जो है वो किसका हो जाएगा, तो राजस्व न्यायालय का क्रम हो जाएगा। इसको याद रखिए, यह राजस्व न्यायालय की जो संरचना है वो बन जाती है। इसको हटाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग अगली संरचना को पढ़ेंगे, अगली हेडिंग डाल लेंगे। देखिए भाई, तो ये जो क्रम हो गया है वो राजस्व से संबंधित हो गया है, उसकी संरचना से संबंधित हो गया है। और अब जो अगला हमारा टॉपिक आ जाएगा, वो जो दूसरा भाग है वो आ जाएगा राजस्व अधिकारी। अभी हमने राजस्व न्यायालय पढ़ा है, अब आ जाएगा राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी। देखिए, इसमें राजस्व परिषद का कोई सदस्य नहीं होता है। सबसे प्रमुख बात, सबसे पहली बात ये याद रखिए कि राजस्व परिषद जो है, तो राजस्व परिषद का इसमें कोई भी अधिकारी नहीं होता है और उसमें राजस्व परिषद के अधिकारी होते हैं। तो यह बात लिख लेंगे हम लोग, इसमें राजस्व परिषद का कोई सदस्य नहीं होता है। इसमें राजस्व परिषद का कोई सदस्य नहीं होता है, नहीं होता है।
इसमें राजस्व परिषद का कोई सदस्य नहीं होता है। इसका कार्य भू राजस्व संबंधी विवरण को प्रस्तुत करना एवं उसका अभिलेखीय कारण एवं परीक्षण करना, ये सारे कार्य जो हैं वो हो जाते हैं राजस्व अधिकारी के। इसका कार्य भू राजस्व संबंधी विवरण, इसका कार्य भू राजस्व संबंधी विवरण को प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, इसका कार्य जो है वो भू राजस्व संबंधी विवरण को प्रस्तुत करना होता है। किसका कार्य हो जाएगा ये? तो राजस्व अधिकारी का हो जाएगा। तो अब हम लोग इसकी संरचना को समझ लेते हैं। जो राजस्व अधिकारी है इसकी संरचना में कौन कौन से अधिकारी आ जाते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से अधिकारी आ जाते हैं। तो एक हेडिंग डाल लेंगे, संरचना। देखिए, तो यहां का जो सबसे प्रमुख सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो हो जाता है कमिश्नर। कमिश्नर के बाद में जो सबसे प्रमुख अधिकारी आ जाएंगे उनको कहेंगे हम, नंबर 2 लिख लेंगे, अतिरिक्त कमिश्नर। ठीक है, कमिश्नर के बाद आ जाएंगे अतिरिक्त कमिश्नर। इसके अलावा आ जाते हैं जो जिले के सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं, कौन हो जाएंगे? जिलाधिकारी आ जाते हैं। और जिलाधिकारी के साथ में मिलकर कार्य करने वाले कौन होते हैं? तो अतिरिक्त जिलाधिकारी आ जाते हैं। अतिरिक्त जिलाधिकारी। अतिरिक्त जिलाधिकारी के बाद में जो दूसरे व्यक्ति आ जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? सहायक जिलाधिकारी। सहायक जिलाधिकारी आ जाएंगे। ठीक है भाई, सहायक जिलाधिकारी के बाद में आ जाते हैं बंदोबस्त अधिकारी। बंदोबस्त अधिकारी के बाद में जो अगले अधिकारी आ जाएंगे उनको हम कहेंगे सहायक बंदोबस्त अधिकारी। ठीक है भाई, सहायक बंदोबस्त अधिकारी। सहायक बंदोबस्त अधिकारी के बाद में आ जाते हैं अभिलेखीय अधिकारी। देखिए, अगला जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा अभिलेखीय अधिकारी। अभिलेखीय अधिकारी के बाद में अगले अधिकारी का जो क्रम आ जाता है वो हो जाएंगे सहायक अभिलेखीय अधिकारी। सहायक अभिलेखीय अधिकारी। ठीक है भाई, सहायक अभिलेखीय अधिकारी। सहायक अभिलेखीय अधिकारी के बाद में आ जाएंगे तहसीलदार। नंबर 10 लिखेंगे। तहसीलदार। उसके बाद में नंबर 11 लिख लेंगे नायब तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार के बाद लिख लेंगे नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के बाद में जो अगला पद आ जाएगा नंबर 12, वो हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, जिसका नाम हो जाएगा राजस्व निरीक्षक। 11 नंबर हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर 12 लिख लेंगे
राजस्व निरीक्षक, और राजस्व निरीक्षक को क्या कहा जाता है? कानूनगो। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? कानूनगो कहा जाता है, जो राजस्व निरीक्षक होते हैं। इसके बाद में, राजस्व निरीक्षक के बाद में जो अगला और अंतिम पद आ जाता है वो आ जाता है लेखपाल का या पटवारी। लेखपाल। ठीक है भाई, तो यह क्रम जो है राजस्व अधिकारी का हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और दोनों में लगभग समानताएं आपने देखी होंगी, कुछ चीजें अलग हैं, और एक को याद करेंगे तो दोनों ही याद हो जाएंगे। तो सबसे प्रमुख यहां पर जो पद हो जाएगा वो कमिश्नर का हो जाता है, दूसरा अतिरिक्त कमिश्नर का हो जाता है, जिला अधिकारी का हो जाता है, अतिरिक्त जिला अधिकारी हो जाएंगे, सहायक जिला अधिकारी हो जाएंगे, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, अभिलेखी अधिकारी, सहायक अभिलेखी अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जिनको कानूनगो के नाम से जाना जाता है, और अंत में जो पद आ जाता है वो आ जाता है लेखपाल या पटवारी का पद आ जाता है। लेखपाल या पटवारी का पद आ जाता है। ठीक है भाई, तो इसको हटा देते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे लिखते हैं, एक हेडिंग डाल लीजिए, तहसील दिवस। तहसील दिवस। तहसील दिवस देखिए भाई, तो तहसील स्तर पर जो भी लोगों की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को ठीक करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए प्रत्येक माह प्रथम एवं तृतीय मंगलवार, यानी कि प्रत्येक महीने का पहला और तीसरा मंगलवार, ठीक है, या जैसा संभव हो, तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। जो दिन चुना गया है वो पहला और तीसरा मंगलवार चुना गया है, या कोई भी जिला इसको बदलना चाहता है तो वह बदल भी सकता है। ठीक है, तो लिख लेंगे, तहसील स्तर पर समस्या समाधान के लिए, तहसील स्तर पर समस्या समाधान के लिए प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, का आयोजन किया जाता है। ठीक है भाई, देख लीजिए, तहसील स्तर पर किसी व्यक्ति की कोई भी किसी प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं, समस्या समाधान, ठीक है, उन समस्याओं को ठीक करने के लिए समस्या समाधान के लिए प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को, प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। यह व्यक्तियों को उनकी शिकायत, आवेदन संबंधी विवरणों पर सुनवाई, तो इस प्रकार के जो भी कार्य हैं वो सब यहां पर किए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, तहसील दिवस तक, और अगली क्लास में राजस्व प्रशासन से संबंधित जो भी चीजें बची हुई हैं उनको आगे देख लेंगे, उनको पढ़ लेंगे। और इन चीज़ों को आप सभी लोग पढ़ते जाइए, साथ में याद करते जाइए। यानी कि अगर आप इसको एक बार अपने नोट्स बना लेते हैं
और दूसरी बार में कुछ भी नहीं, तो एक बार आपने वीडियो को सुन लिया तो फिर वो चीज़ें आराम से याद हो जाती हैं, लेकिन एक बार इन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ते जाइए सभी लोग। आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।